देखो, हम सबको बचपन से यही बताया जाता है कि पैसों में अंधा नहीं होना होता, लेकिन कितना अंधा नहीं होना होता वो आज आपको आपका भाई बताने वाला है टेड डिबियासी जूनियर की स्टोरी से। तो भैया, इनको 45 साल की जेल काटनी पड़ सकती है भाई। इन्होंने कुछ तगड़ा वाला ही कांड कर दिया है। मतलब कुल मिला के अगर मैं इसको ऐसे सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूं तो मामला कुछ ये हुआ है कि बंदे ने बहुत सारे फ्रॉड कर दिए हैं। इनकी जो जिंदगी जीने के तरीके थे वो थोड़े हाई लेवल के थे, लेकिन उस हिसाब से इनकी कमाई नहीं थी और इसकी वजह से उन्होंने इधर का घपला उधर, उधर का घपला इधर, हर किसी के बीच में अपनी नाक घुसेड़ के कुछ ऐसा ऐसा कर दिया कि अभी फिलहाल अरेस्ट तो इनको किया ही गया था पहले, लेकिन अब 45 साल की जेल और इसके साथ साथ आई थिंक $1 मिलियन का फाइन भी इनके ऊपर लगने वाला है। तो सोचो, फाइन ही इतना बड़ा है तो इन्होंने कांड और कितने सारे किए हैं और शायद ये पैसे भी दे नहीं पाएंगे। टेड डिबियासी से लग रहा है थोड़े ज्यादा ही इंस्पायर हो गया कि मेरे जो पिताजी हैं उनकी स्टोरी लाइन थी कि भैया वो मिलियनेयर है, वो बेल्ट वेल्ट वाला आपको सब सीन बताओगे। रिसेंटली एनएक्सटी में भी उस वाली बेल्ट को दोबारा से लेके आए थे, लेकिन इन्होंने तो कुछ अलग ही काम कर दिया। मेरे को याद आ रहा है वो 2008-9 का समय जब रैंडी ओटन के साथ ये स्टोरी लाइन में थे। मैं देखता था कौन बंदा है पीछे से, तो उस समय तो उतना समझ में नहीं आता था। अब थोड़ा ज्यादा ही समझ में आएगा, लेकिन कांड ही कुछ ऐसा कर दिया। Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। आज थोड़ा काम हमारा जल्दी जल्दी का है, ठीक है। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक से। तो पिछली कुछ वीडियोस से मैं आपको बता ही रहा हूं कि कैसे पहले उन्होंने सऊदी अरेबिया के बारे में बातें बोली थी, उसके बाद अब सऊदी अरेबिया के शोज करने पड़ेंगे, उसके बाद वो एडवर्टाइजमेंट में आ गया। लेकिन अब लेटेस्ट ये पता चला कि वो जो सऊदी अरेबिया के शो का, जो नाइट ऑफ चैंपियंस का ये शो होने वाला है, जहां पे पहले सीएम पंक एडवर्टाइज थे, उनकी एडवर्टाइज थे मतलब कि उनको वीडियो पैकेज में यूज किया जा रहा था, अब उसको रिप्लेस कर दिया गया और अब वहां पे सेथ रॉलिंस आ चुके हैं। तो अब इसका क्या मतलब समझे। और कल इंस्टाग्राम पे सीएम पंक ने बोला भी था कि भैया मैं तो वहां जाने में कोई हेट करता नहीं। तो पता नहीं क्या सीएम पंक ने बात को थोड़ा सीरियस ले लिया, क्योंकि ये चेंज हुआ है। अगर ऐसा होता कि शुरुआत से ही नहीं थे सीएम पंक तो मुद्दा अलग था, लेकिन यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट की तरह सीन हुआ है वो थोड़ा सा अटपटा और अलग अलग सा लग रहा है। कहीं सीएम पंक ने ऐसा तो नहीं है कि देख लिया भैया अरे लोग मेरे बारे में सोशल मीडिया पे ये बोल रहे हैं कि अपनी बातों का पक्का नहीं है, तो ठीक है अब मैं काम करता हूँ, मैं नहीं आता हूँ और बना कर देता हूँ भाई मेरे को नहीं आना। लेकिन वो ये इतनी दादागिरी भी थोड़ी तुम्हारी चल जाएगी। तुम हो तो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ ही साइंड है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए जो प्रॉफिट बनाने वाली चीज होगी उसमें तुम चाहो या ना चाहो उसका पार्ट तुमको बनना ही पड़ेगा। बट पता नहीं क्या सिचुएशन है। अगर इसके बारे में कुछ क्लैरिटी मिले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा गॉसिप जैसा टॉपिक बन गया है कि अच्छा क्या बात होगी असली में। क्योंकि पहले सीएम पंक ने मना किया, अब वो आ रहा है, लेकिन उसके बाद अब दोबारा वीडियो पैकेज से भी निकल गया। मेरे बड़े बुजुर्गों ने मुझे ये सिखाया है कि अगर आप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहते हो तो आपके साथ चीजें गलत होने के चांसेस कम होते हैं। ये मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। वो बोलते थे कि कभी गलत नहीं होता, लेकिन हो जाती हैं चीजें कभी कभी गलत फिर भी आपके साथ। तो अभी मैट कार्डोना, जैक राइडर के नाम से जिनको हम जानते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में, उन्होंने रिसेंटली क्रिस वैन व्लीट के साथ जो इंटरव्यू है उसमें ये बताया कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू को मल्टीपल टाइम्स अप्रोच कर चुके हैं कि क्या इंटरेस्टेड हो तो मुझे डब्ल्यूडब्ल्यू में साइन करने के लिए, लेकिन हर बार डब्ल्यूडब्ल्यू ने फिलहाल तो उनको रिजेक्ट ही कर दिया है। तो देखो ये कितनी, मतलब आई थिंक जैक राइडर के अगर हम नाम की बात करें तो ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ही छोटा नाम है। हाँ, उनकी डब्ल्यूडब्ल्यू में स्टोरी कभी वैसी तगड़ी करके नहीं हुई। एक बार वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीत गया था, वो मेरी बहुत तगड़ी मेमोरी है उनके उस टाइम की। लेकिन फिर भी अगर बंदा आगे इतना ओपनली बोल रहा है तो लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं मैट कार्डोना को। इवन वो उन्होंने तो ये भी बोला कि हर साल रॉयल रंबल से पहले मैं अपना पूरा डब्ल्यूडब्ल्यू का रिंग गियर तैयार रखता हूँ कि क्या पता अगर मुझे मौका मिल जाए तो मैं रॉयल रंबल के अंदर एंट्री मार लूं। तो ऐसे बंदों के साथ अच्छा होना चाहिए वैसे, क्योंकि बहुत ही ऑनेस्टली उन्होंने बात करी। आजकल इतना सच बोलने वाले लोग बचे नहीं है। बट वो ये फिर भी आजकल तो जो बड़े बड़े सुपरस्टार्स हैं उनको ही रिलीज कर दे रहे हैं, और जो सुपरस्टार साइंड हैं उनके साथ ही ज्यादा अच्छी चीजें नहीं हो रही। तो फिर अभी बाहर से बुला के डब्ल्यूडब्ल्यू बेंच करवाती नहीं है, ऐसा वो बोलते हैं। तो फिर ऐसे में मामला तो फिर मुश्किल ही है। फाइनली कोडी रोड्स के बारे में कुछ बड़ी चीजें हमको अब पता चलनी शुरू हो चुकी है। बंदा जब से अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप हारा है तब से डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी का तो वो पार्ट है नहीं, लेकिन अब रेसल वोर्ड्स ने ये बोला है कि मनी इन द बैंक नहीं, उससे पहले भी कोडी रोड्स आ सकते हैं। और जो कोडी रोड्स की स्टोरी होगी वो डब्ल्यूडब्ल्यू की एक तरीके से सेंटर अट्रैक्शन की तरह काम करेगी। यानी जब कोडी रोड्स आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि जैसे एक होता है ना कि अच्छा बंदा आ गया ठीक है फिर उसका यूज नहीं हुआ तो वो बड़ा होने का फील ही क्या हुआ कि अगर कोई अच्छे से अच्छा सुपरस्टार है उसको मेन स्पॉट्स पे नहीं डाला तो फिर वो बंदा वैसे ही फील तगड़ा होता नहीं कभी रोस्टर में। लेकिन कोडी रोड्स के साथ ऐसा नहीं है। डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्लान किया है अच्छे से, और जब वो आएंगे तो एकदम से फिर वो सेंटर अट्रैक्शन बन जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइंस का। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब उनके पास चैंपियनशिप नहीं है। तो जब बंदे के पास चैंपियनशिप होती है किसी के पास तो वो हो अट्रैक्शन, उसको मानो या ना मानो भाई उसके पास बेल्ट है, उससे ज्यादा कुछ और बोलने की जरूरत होती है। वो भी अगर तुम डब्ल्यूडब्ल्यू में वर्ल्ड चैंपियन वाला हिसाब किताब बन जाता तो फिर तो वो अलग ही हो जाता
जाता है, एक बार को मिड कार्ड को साइड कर सकते हो। अब इस चीज को अभी अपने दिमाग में फंसा के रखना, क्योंकि थोड़ी देर में अभी इस वीडियो में कुछ और भी चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजों की तरफ लीड कर सकती है। लिलियन गार्सिया के बारे में अभी हमको कुछ दिन पहले पता चला था कि अब वो WWE में ऐसे अनाउंसिंग नहीं करने वाली, बट उन्होंने बोला था कि वो WWE से गई नहीं है। तो अभी जो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट होने वाला है, अगला ही वाला है, जो 24 मई को होगा, यहाँ पे वो जो है अनाउंसर का रोल फिर से प्ले करने वाली है। तो पता नहीं WWE ने लिलियन गार्सिया को लेकर सोचा क्या है। एक तो उनको वो फुल टाइम रख भी नहीं रहे, फिर ऐसे अब बुला के भी लेके आ जा रहे हैं, या पता नहीं क्या है, बट जो भी है आई थिंक इस वजह से, क्योंकि रेट्रो वाला शो है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, तो उनको लगा कि चलो एक पुरानी आवाज दे देते हैं। यार मुझे आपका ऑनेस्ट ओपिनियन और कमेंट और आपका टेक चाहिए इस पूरी सिचुएशन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको एक पोस्ट दिखाता हूँ, एक स्टोरी दिखाता हूँ जो कि जेफ कॉब ने पोस्ट करी, और यहाँ पे आप देख सकते हो वो जेकब फाटो को देखते हुए कह रहे हैं कि आई सी यूज वी गोइंग टू रन दिस प्लेस। ये थोड़ा थोड़ा उन्होंने अपने ब्लड लाइन वाले स्टाइल में ही लिखने और बोलने की कोशिश की है। अभी वैसे स्टोरी लाइन के अंदर तो इनका कोई भाईचारा है नहीं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने भाईचारा दिखाया है। और सवाल मेरा ये है कि जेफ कॉब आए हैं और अब वो इंटेंसिटी उन्होंने दिखाने की कोशिश करी है। इवन WWE ने फ्यूचर के लिए ऑलरेडी प्लान किया है कि इसको एक मेगा बहुत मैसिव मैच की तरह हम लोग ट्रीट करने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से जेफ कॉब का इंट्रोडक्शन हुआ है, ये नहीं बोलूंगा कि कुछ गलत था उसमें, बट फिर भी वो बड़ी वाली फील आई ही नहीं। जैसे ब्लड लाइन में जब भी कोई बंदा आ रहा होता है तो इसके दौरान काफी बज होता है, बट मेरे को वैसा कुछ फील ही नहीं हुआ। और जबकि ये दोनों सुपरस्टार्स के बीच में मैच अच्छा हुआ, स्टोरी अच्छी होगी, लेकिन पता नहीं अभी वो वैसी फील ही नहीं आ रही। आई थिंक सोलो सिकोवा के साथ जो इन्होंने किया वो बहुत 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 ज्यादा गलत हो गया। अगर रोमन रेंस नहीं भी होता था तो सोलो सिकोवा का स्टॉक कम से कम इतना तो था कि वो ब्लड लाइन की स्टोरी को रेलेवेंट रखता था, बट वो काम अभी हो नहीं पा रहा। और एक तो इन्होंने जेकब फाटो और सोलो सिकोवा की स्टोरी लाइन का जो सत्यानाश किया हुआ है, उसके ऊपर तो आई थिंक अलग से ही मैं 10-20 मिनट बात कर सकता हूं, क्योंकि वो जा कहां सकता था, लेकिन उसको उन्होंने किस तरीके से दिखाया। अभी मेरे को इतना इंटरेस्ट आ नहीं रहा सही में जेफ कॉब को देखने में। ये नहीं बोलूंगा कि कुछ अभी तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन वो ये ना कि अच्छा वो एक्साइटमेंट फील हो रही है कि अगली बार जब ये दिखेगा बंदा तो क्या होगा। मेरे को तो ऐसा नहीं फील हो रहा, और मैं इसको आई थिंक एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। कोई अगर समझ पा रहा हो इसे तो बता सकता है क्या कि क्यों ऐसा है, या फिर मैं ही अकेला ऐसा फील कर रहा हूँ। एक होता है बंदा WWE की स्टोरी लाइन में हील, उसके बाद होता है एक रियल लाइफ में हील, लेकिन उसके भी अगर ऊपर कुछ है तो वो नाम आता है डोमिनिक मिस्टीरियो का। तो डोमिनिक मिस्टीरियो ने अपने माता पिताजी को एक्सपोज कर दिया। उन्होंने बोला कि जब पहले मैंने पैसे वैसे कमाए थे, उसके बाद जब मेरे पैसे आए तो मैंने, ये उनकी बचपन की बात वो बता रहे हैं, जब उनको अपीयरेंस के लिए WWE की अपीयरेंस के लिए पैसे मिले होंगे, उन्होंने अपने कुछ खरीदारी कर ली। उसके बाद जो पैसे बचे तो उनके घर वालों ने बोला नहीं नहीं पैसे तो बेटा तुम्हारे खत्म हो गए। और वो कहते हैं कि वो शायद उन्होंने पैसे मेरी सिस्टर यानी जो अलेया है उनकी फंडिंग में, उनकी कॉलेज की फंडिंग के लिए यूज कर लिए होंगे। तो ये डोमिनिक, ये बंदा अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ रहा भाई। एक सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि जो बहुत क्लोज और सेंसिटिव टाइप का रिलेशन होता है उसमें से एक माँ बाप वाला होता है। लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो भाई किसी भी इंटरव्यू में जाए, कहीं पे भी जाए, उनका तो सेम ही कहना होता है। और अपने पिताजी का तो उन्होंने नाम ही रख दिया डेड बीट डैड। अगर अभी वैसे उनको रिएक्शन तो अलग मिल रहा है, लेकिन हील टर्न से अलग जाने का अभी तो कोई प्लान है नहीं, और करना भी नहीं चाहिए भाई। जब इतना सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो क्यों अच्छी खासी चीजों में कुछ बेकार करना। थोड़ी देर पहले जो मैं बोल रहा था ना कोडी रोड्स की स्टोरी के बारे में, रॉक से ही वो रिलेटेड है, और शायद इसके अराउंड कुछ हलचल मचना तो शुरू हो चुकी है। अब देखो, मैं कोई आपको फॉल्स एक्सपेक्टेशन नहीं देना चाह रहा, लेकिन पहली चीज जो हमने सुनी वो था कि जॉन सीना 6 मैन टैग टीम मैच के अंदर आ सकते हैं, जिसमें फिर रॉक के आने की इन्वॉल्वमेंट होगी। वो मैच भले ही हो या ना हो, लेकिन हो सकता है किसी अपने एक बंदे को रॉक लेके आ जाए, क्योंकि उन्होंने बोला कि उनको हमेशा रेसल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अब ये कि जब कोडी रोड्स वापस आएंगे तो वो मेन अट्रैक्शन बनेंगे फिर से WWE की स्टोरी लाइन्स का। और अब उसके बाद फाइटफुल कुछ ऐसा रिपोर्ट कर रहा है कि कुछ तो इस अराउंड हलचल हो रही है, जो कोडी रोड्स के बारे में रॉक ने बोला था पैट मैकेफी के शो पर, जहां पर वो कहते हैं कि वो सेलिंग द सोल वाली स्टोरी को फिर से रिविजिट करेंगे। अभी उसमें और पन्ने खोलने बाकी, और रॉक ने बोला भी था कि आगे जाके कोडी रोड्स का हील टर्न भी होगा, क्योंकि ओरिजिनली शायद वो जो हील टर्न है रॉक के अकॉर्डिंग वो कोडी रोड्स का प्लान किया था, लेकिन फिर WWE जॉन सीना वाले आइडिया के साथ गई। तो पता नहीं आने वाले कुछ महीने हो सकता है कुछ जो बवाल है वो फिर से काट दें। क्योंकि एक चीज जो मैंने नोटिस करी है, और आई थिंक ये मैंने बार बार नोटिस कर लिया, वो ये है कि जब WWE को ऐसा लगता है ना, स्पेशली ट्रिपल एच को, कि यार अरे यार पिछले 1-1.5-2 महीने हो गए मामला ऐसा सा चल रहा है, उसके बाद ही वो इतना तगड़ा बम फोड़ते हैं जो कि रेसलमेनिया सीजन के आसपास फूटने वाले बम के बराबर होता है। आप भी बताना कि आपने ऐसा कुछ नोटिस किया है होते हुए नहीं, जब उनको लगता है कि यार अरे लोग कैसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं मेरे शो को, फिर जब ट्रिपल एच पे बात आ जाती है तो वो बंदा कुछ अलग करने की कोशिश करता है। और उस अलग करने की कोशिश में वो जो मैं कहता हूं कि हमेशा ट्रिपल एच के शो से वाव फैक्टर मिसिंग होता है। ऐसा लगता है कि बहुत सारे शोज का वो वाव फैक्टर भले ही मिस करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद वो किसी एक शो में ऐसा फोड़ते हैं कि वो
कंपनसेट करने वाला काम काफी हद तक कर जाता है। तो पता नहीं, अब देखो, मैं कह रहा हूं अगेन, ये कोई एक्सपेक्टेशन देने वाली बात नहीं है, जस्ट मेरी जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। बाकी अभी WWE को जो भी स्टोरी चल रही है, एक तो ये जॉन सीना वाला भी जो फेयरवेल टूर है वो जैसा सोचा था वैसा तो चल नहीं रहा। तो अभी काफी सारी स्टोरी लाइन्स में मेहनत मशक्कत करने की जरूरत तो है। देखो ऐसे तो नहीं चलेगा काम। पिछले कुछ टाइम से हमारे जो डेव मेल्जर चिचा हैं उनको कोई सीरियसली नहीं लेता था कि अच्छा ये बंदा तो बोलते रहता है, बूढ़ा हो गया, अब इसके इतने अच्छे सोर्सेस नहीं है WWE में। लेकिन जब से उन्होंने रॉक वाली बात बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बोली है कि वो वर्क नहीं करने वाले रेसलमेनिया में, जबकि रॉक ने खुद बोला कि उन BS के ऊपर बिलीव मत करना, लेकिन उसके बाद भी रॉक नहीं आया रेसलमेनिया में, तो अब मेल्जर को सीरियसली ले रहे हैं। और अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि रोमन रेंस का जो रिटर्न है वो मनी इन द बैंक वाले वीक में होगा, ऐसा रेसल वोट्स रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ रिलायबल सोर्सेज की तरफ से बात आई। बट अभी मेल्जर का ये कहना है कि WWE फिलहाल रोमन रेंस को अच्छा खासा ब्रेक देने वाली है, और अभी तो फिलहाल रोमन रेंस नहीं आ रहे, मतलब अभी WWE का प्लान नहीं है उनको लेके आने का। तो अभी नहीं है तो कब है? मतलब अभी तो ये सैटरडे नाइट्स में इवेंट जाएगा, चलो ठीक है, वहां तो रख ही नहीं रहे। क्या मनी इन द बैंक भी नहीं है? क्या उसके बाद सऊदी अरब का शो भी नहीं है? तो फिर क्या सीधा वो समर स्लैम में जाके हो रहा है? पता नहीं, मेल्जर ने कुछ ज्यादा स्पेसिफिक बोला नहीं है इसके बारे में, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर मतलब कि अभी थोड़ा जो इंतजार है वो आपको और करना पड़ सकता है रोमन रेंस के रिटर्न के लिए। बाकी देखो अब कौन सच होता है कौन झूठ होता है, क्योंकि आजकल जो ट्रिपल एच खुद इवन इनिशियली प्लान करते हैं वो उसको चेंज कर देते हैं, तो फिर जो डर्ट शीट्स हैं उनकी तो सारी चीजें फिर ऑब्वियसली वैसे भी गलत हो ही जाती हैं। बाकी ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो कम से कम, क्योंकि ऐसा रेसलिंग से रिलेटेड कंटेंट यहाँ पे डेली आता रहता है। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।